और लेट्स बिगिन विद द क्लास। ऑब्जेक्टिव है कि इंशाल्लाह इंटीग्रेशन की कुछ सवालात सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, द कर्व इज डिफाइंड फॉर x इज ग्रेटर देन 0 and is such that dy by dx is x plus 4 upon x square. The point 4,8 lies on the curve. Equation of the curve निकालना है part number 1 में. We know that whenever we have to find the equation of the curve, we have to integrate the gradient function. So integration of x plus x square with respect to x. और जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो पहले तो इसे ऊपर ले आते हैं न्यूमरेटर में, and then when we are going to find y, it would be x square upon 2 plus 4x power minus 1 upon minus 1 plus c. And for c हमेशा एक पॉइंट ऑन द कर्व दिया हुआ होता है, तो y की जगह रख देते 8, x की जगह रख देते 4, 4 स्क्वायर अपॉन 2, ये है माइनस 4 अपॉन एक्स, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 अपॉन एक्स बन जाएगा, x है 4 प्लस सी. इसे अगर आप कैलकुलेट कर लें 9 हो जाएगा और c की वैल्यू आ जाएगी 1. 16 अपॉन 2 8, 8 माइनस 1 7, 8 माइनस 7 1. यहाँ से इक्वेशन ऑफ द कर्व आ गया x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 1. यहाँ पर कोई एग्जामिनर रिपोर्ट से आंसर लिया है ये, लेकिन यहाँ पर कोई एरर लग रहा है. y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये माइनस की साइन है, ये x होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 1. या आप मार्किंग स्कीम से भी चेक कर सकते हैं. यहाँ पर मिसप्रिंट है, एग्जामिनर रिपोर्ट में बाज़ औक़ात ब्लंडर्स हो जाते हैं, बाज़ औक़ात मार्किंग स्कीम में ब्लंडर्स हो जाते हैं, तो एग्जामिनर रिपोर्ट उसे करेक्ट कर देती है. तो ये भाई एग्जामिनर की तरफ से भंड लग जाता है. पार्ट नंबर 1 was very simple. पार्ट नंबर 2 में प्रॉब्लम है, उसको डिस्कस करते हैं. शो दैट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व हैज अ मिनिमम वैल्यू. देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक्सप्लेनेशन में भी कई दफा बताई. y की मिनिमम वैल्यू चाहिए. जब हमें y की मिनिमम वैल्यू चाहिए तो हम y को डिफरेंशिएट करते हैं और इक्वेट टू 0 कर देते हैं. अच्छा, y की स्टेशनरी वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पर थोड़ा और स्पेसिफाई कर देता हूँ. y की स्टेशनरी वैल्यू चाहिए तो y को डिफरेंशिएट करके इक्वेट टू 0 करेंगे. इस स्टेशनरी वैल्यू का नेचर चाहिए, क्या है, ये मिनिमम है या मैक्सिमम. y को डबल दफा डेरिवेट करेंगे, मतलब y का को डबल दफा डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव आएगा. अगर तो पॉजिटिव हुआ तो मिनिमम, अगर तो नेगेटिव हुआ तो मैक्सिमम. तो यहां से हमें पता चला कि जिस चीज की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मांगी जाए, जिस चीज की स्टेशनरी वैल्यू मांगी जाए, उसे डिफरेंशिएट करके इक्वेट टू 0 कर दो. जिस किसी चीज की भी, लेट सपोज a एक वेरिएबल है, कह रहा है a की मिनिमम वैल्यू निकालो, तो मैं dA बाई dx करूंगा, उसे इक्वेट टू 0 कर दूंगा. कहेगा a का नेचर निकालो कि a की जो वैल्यू है वो मिनिमम है या मैक्सिमम, तो a को डबल डिफरेंशिएट करूंगा. तो पता ये चला कि जिस चीज की मिनिमम मैक्सिमम चाहिए होती है उसे डिफरेंशिएट करते हैं और इक्वेट टू 0 करते हैं. एक्सप्लेनेशन में बड़ा थॉरली इस बात को बताया था. यहाँ पर है शो दैट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व हैज अ मिनिमम वैल्यू. y की मिनिमम वैल्यू की बात नहीं हो रही, क्या शो करना है, ग्रेडियंट ऑफ द कर्व हैज अ मिनिमम वैल्यू. अब हम लोग क्या समझते हैं, dy बाई dx इक्वल्स टू 0 कर देते हैं अंधाधुंध फायरिंग की तरह. ये मिनिमम वैल्यू y की नहीं है. कहता ना, शो दैट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व, show that the curve has a minimum value when x is 2. Show that the curve has a minimum value.
तो फिर dy by dx को इक्वेट टू 0 कर दे। ग्रेडियंट ऑफ द कर्व हैज अ मिनिमम वैल्यू, मतलब किसकी मिनिमम वैल्यू की बात हो रही है? ये dy by dx को मेरे ख्याल से हम ग्रेडियंट कहते हैं। dy by dx की मिनिमम वैल्यू की बात हो रही है। अच्छा, अब यहां बात सुने, ये नहीं लिखा शो दैट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व हैज अ स्टेशनरी वैल्यू, नहीं, मिनिमम वैल्यू का जिक्र है। मतलब वाजे तौर पे बताना है कि जो वैल्यू ग्रेडियंट फंक्शन की है ये मिनिमम है, मतलब नेचर तक पहुंचना है। ये बड़ा अहम बात है, हम समझते नहीं है, या मार्क्स कट जाते हैं। 4 मार्क्स हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। शो करो द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व हैज अ स्टेशनरी वैल्यू व्हेन x इज 2। तो ग्रेडियंट को हम डिफरेंशिएट करते और इक्वेट टू 0 कर देते, और फिर इस ग्रेडियंट का नेचर निकालने के लिए हम सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, सॉरी, मतलब dy by dx को 2 दफा डिफरेंशिएट करेंगे, तो अल्टीमेटली हम थर्ड डेरिवेटिव पे पहुंच चुके होंगे। इस चीज को जरा समझें, ये बात इंटरनलाइज करना थोड़ा मुश्किल होती है, क्योंकि हम आदी नहीं है ना इस चीज की। जिस चीज की आदत नहीं होती ना, उसको दिमाग में बिठाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। थोड़ा गौर से सुनिएगा, मैं फिर बताता हूँ। जब y की स्टेशनरी वैल्यू चाहिए, y को डिफरेंशिएट करा, इक्वेट टू 0 किया। y का नेचर चाहिए स्टेशनरी वैल्यू का, उसे डबल डिफरेंशिएट किया और नेचर डिटरमिन कर लिया x की वैल्यू डालकर। पॉजिटिव आया तो मिनिमम, नेगेटिव आया तो मैक्सिमम। यहाँ से पता चला कि भाई जिस चीज की भी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है या स्टेशनरी वैल्यू निकालनी होती है, उसको डिफरेंशिएट करके इक्वेट टू 0 करते हैं, और उसका नेचर निकालने के लिए उसी फंक्शन को 2 दफा डिफरेंशिएट करते हैं। तब हम इसी नॉलेज को जब a पे लेके आए, a की स्टेशनरी वैल्यू चाहिए, उसे डिफरेंशिएट करके इक्वेट टू 0 किया। a का नेचर चाहिए, उसे डबल डिफरेंशिएट करा और फिर नेचर डिटरमिन किया। अब वो कह रहा है ग्रेडियंट की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालो। ये समझे, ग्रेडियंट की बात हो रही है। तो ग्रेडियंट को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा, ग्रेडियंट को लेट्स सपोज मैं जी कह देता हूं, अभी थोड़ा समझने के लिए सोचे इसको। ग्रेडियंट है तो मैं बोलूंगा dg बाय dx इक्वल्स टू 0, और नेचर निकालने के लिए डी स्क्वायर जी बाय डी एक्स स्क्वायर। सही है, लेकिन यहाँ ये बात समझना भी जरूरी है कि ग्रेडियंट को हम कहते क्या है। ग्रेडियंट को हम कहते हैं dy बाय dx, ये दोनों बातें सेम है। ये एक ही बात है जो मैंने प्रॉपर तरीके से वजाहत की है, लेकिन लिखने का अंदाज मुख्तलिफ है। ग्रेडियंट को एक दफा डिफरेंशिएट करके इक्वेट टू 0 किया, तो x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू को ग्रेडियंट फंक्शन में डालूंगा तो ग्रेडियंट की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाएगी, स्टेशनरी वैल्यू पता चल जाएगी। अब वो ग्रेडियंट जो है उसका नेचर, उसकी जो स्टेशनरी वैल्यू है उसका नेचर मिनिमम है या मैक्सिमम, उसी उसके लिए ग्रेडियंट को सेकंड डेरिवेट सेकंड ग्रेडियंट का ग्रेडियंट को 2 दफा डिफरेंशिएट किया। तो अब ग्रेडियंट को हम क्या कह रहे हैं, ग्रेडियंट को dy बाय dx कह रहे हैं। अब छोड़े आपके dy बाय dx को इक्वेट करके आप टर्निंग पॉइंट निकालते हैं, ग्रेडियंट फंक्शन को इक्वेट टू 0 करके आप टर्निंग पॉइंट निकालते हैं कर्व का, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं कर्व की। लेकिन अगर आपको इसी ग्रेडियंट की मिनिमम वैल्यू चाहिए हो, तो इस ग्रेडियंट फंक्शन को एक दफा डिफरेंशिएट करके जब इक्वेट टू 0 करेंगे, अब वो नाम क्या बन रहा है छोड़े, सेकंड डेरिवेटिव बन रहा है। सर सेकंड डेरिवेटिव को कभी 0 तो करते नहीं है इक्वेट, सेकंड डेरिवेटिव को कभी 0 से इक्वेट तो करते नहीं है। भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सेकंड डेरिवेटिव को हम 0 से इक्वेट नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ ग्रेडियंट की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। जब ग्रेडियंट की स्टेशनरी वैल्यू चाहिए हो, तो ग्रेडियंट फंक्शन को डिफरेंशिएट करके इक्वेट टू 0 करो, और जब ग्रेडियंट फंक्शन की स्टेशनरी वैल्यू का नेचर चाहिए हो, तो ग्रेडियंट फंक्शन को 2 दफा डिफरेंशिएट करो। अब ग्रेडियंट फंक्शन को 2 दफा डिफरेंशिएट करेंगे तो डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब तक पहुंच जाएंगे। मतलब एक एक स्टेप आगे चलना पड़ा, क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू y की नहीं पूछी गई, बल्कि ग्रेडियंट फंक्शन की पूछी गई। ये बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसको हमें इंटरनलाइज करना है। अच्छा, अब मैं आपको ये भी बता रहा था कि यहाँ पर स्टेशनरी वैल्यू लिखा होता तो नेचर डिटरमिन नहीं करना होता, लेकिन जब इसने लिखा है ना कि शो करो कि ग्रेडियंट ऑफ द कर्व हैज अ मिनिमम वैल्यू, स्टेशनरी वैल्यू कहता तो नेचर डिटरमिन नहीं करना था, क्योंकि इसने ये मैं लिख रहा हूँ स्टेशनरी वैल्यू का लफ्ज लिखा हुआ है, डोंट डिटरमिन नेचर।
लेकिन जब लिखा हुआ है मिनिमम वैल्यू तो इसका मतलब नेचर डिटर्मिनिंग के मार्क्स है, नेचर टू बी डिटर्मिन्ड, नेचर इज टू बी डिटर्मिन्ड, नेचर डिटर्मिनिंग के बाकायदा मार्क्स है। तो अब मैं क्या करूं, अब सुने, ग्रेडियंट की मिनिमम वैल्यू चाहिए, शो करना है ग्रेडियंट की मिनिमम वैल्यू, तो पहले ग्रेडियंट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। ग्रेडियंट फंक्शन dy बाई dx हमारे पास मौजूद है, कितना है भाई, x प्लस 4x पावर नेगेटिव 2 है। y की डिफरेंशिएशन करते हैं, dy बाई dx आता है, dy बाई dx की डिफरेंशिएशन करते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आता है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को इक्वेट टू 0 कर दूंगा। y की स्टेशनरी वैल्यू के लिए उसकी डिफरेंशिएशन यानी कि dy बाई dx को इक्वेट टू 0 करते हैं, लेकिन dy बाई dx की स्टेशनरी वैल्यू के लिए dy बाई dx को डिफरेंशिएट करके इक्वेट टू 0 करते हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस 8x पावर नेगेटिव 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूं 1 इक्वल्स टू 8 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल्स टू 8, x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। यहाँ से क्या बोल रहा था, शो दैट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व हैज अ मिनिमम वैल्यू व्हेन x इज 2। तो या तो ये करें कि ग्रेडियंट फंक्शन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालें और उसमें x इक्वल्स टू 2 डालें और ये साबित कर दें कि देखें x इक्वल्स टू 2 पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 0 हो रहा है, ये भी कर सकते थे। और दूसरी चीज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को इक्वल्स टू 0 करके ये भी साबित कर सकते थे कि x इक्वल्स टू 2 आ रहा है। आई रिपीट, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाला 1 माइनस 8 अपॉन एक्स क्यूब, उसमें x इक्वल्स टू 2 डाला और ये साबित कर दिया कि देखो सेकंड डेरिवेटिव यानी कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो है वो 0 हो रहा है, या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को 0 से इक्वेट किया टू फाइंड द मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, एक्स की वैल्यू आ गई 2। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर स्टेशनरी वैल्यू का लफ्ज नहीं लिखा बल्कि मिनिमम वैल्यू का लिखा हुआ है, तो जब भी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू का जिक्र हो मतलब नेचर तक पहुंचना है। तो जब नेचर के पहुंचना है तो फिर थर्ड डेरिवेटिव की नौबत आएगी, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब निकालना पड़ेगा। क्या निकलेगा भाई, 1 माइनस 8x पावर माइनस 3 था, 1 की हो जाएगी 0, 8x माइनस 3 की हो जाएगी प्लस 24x पावर माइनस 4 which is basically 24 upon x power 4। अच्छा, डिटरमिन करना है नेचर, x इक्वल टू 2 को जब सब्स्टिट्यूट किया इसमें तो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब की जो वैल्यू आई वो है 24 अपॉन 2 पावर 4, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। ये जो आंसर आया है भाई ये ग्रेटर देन 0 है। जब ये ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब ये मिनिमम वैल्यू है। ये जो पहला वाला पार्ट है ना जो यहाँ से शुरू हो रहा है, शो दैट से लेकर यहाँ तक अभी हमने ये किया है। तो कोई पूछता है मुझसे सर कैसे पता चला कि हमें नेचर भी डिटरमिन करना है, तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब सिर्फ स्टेशनरी वैल्यू लिखा हो, सिर्फ स्टेशनरी वैल्यू लिखा हो तो फिर नेचर डिटरमिन नहीं करने की जरूरत, मतलब ये चीज नहीं करनी। फिर बस यहाँ तक x इक्वल टू 2 लाके दिखा देते, तो बच्चे यहाँ भी यही गलती करते हैं, जब वो x इक्वल टू 2 लाके दिखा देते हैं वो इत्मीनान में आ जाते हैं, वो कहते हैं बस सर हमने तो शो कर दिया जो एग्जामिनर ने कहा था। तो यहाँ पर इस चीज का ख्याल रखें, शो दैट द ग्रेड ऑफ द कर्व हैज अ स्टेशनरी वैल्यू व्हेन x इक्वल टू 2 शो हो गया, लेकिन अगर मिनिमम या मैक्सिमम का वर्ड लिखा हुआ है तो फिर आपने नेचर भी दिखाना है कि भाई वाकईतन वो मिनिमम है। अब कह रहा है स्टेट दिस मिनिमम वैल्यू। अब जब y की मिनिमम वैल्यू चाहिए होती है तो dy बाई dx इक्वल टू 0 करके जो x की वैल्यू आती है उसे कहाँ डालते हैं, y में डालते हैं। जब एरिया की मिनिमम मैक्सिमम चाहिए होती है डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करके जो x आता है उसे कहाँ डालते हैं, एरिया में डालते हैं। सिमिलरली जब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 करके जो x की वैल्यू आएगी उसे कहाँ डालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स में डालेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 करके जो x की वैल्यू आई है इसे जब हम डी वाई बाई डी एक्स में डालेंगे तो उसकी स्टेशनरी वैल्यू आ जाएगी, और वो स्टेशनरी वैल्यू मिनिमम वैल्यू कहलाएगी क्योंकि हम नेचर भी बता चुके हैं कि वो क्या है, मिनिमम है। लिहाजा अब कह रहा है स्टेट दिस मिनिमम वैल्यू, तो मैं कह रहा हूं मिनिमम वैल्यू दिस क्या मतलब,
मिनिमम वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट, मिनिमम वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट, ग्रेडियंट की मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो ग्रेडियंट फंक्शन जो है ना x प्लस 4/x², उसमें x की वैल्यू 2 डाल दें, 2 प्लस 4/2², तो 4/4 1, 2 प्लस 1 3, ग्रेडियंट की मिनिमम वैल्यू आ गई 3। स्टेट करने का बोला था, एक ही मार्क होगा, आपने जब वैल्यू दे दी आपका आंसर आ गया। मिनिमम वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट इज 3, x इक्वल टू 2 शो किया, नीचे शो किया, आपने वो रिक्वायरमेंट को पूरा कर दिया जो एग्जामिनर ने कहा था, हैंस शोन। सही है। ये हो गया हमारा 36 का पार्ट नंबर 2, जो मैंने डिटेल में समझा दिया। जिस हवाले से जिसको कंफ्यूजन थी, क्या वो क्लियर है? सब सुनने वालों को क्या ये सवाल मुकम्मल तौर पे क्लियर है? स्क्रीनशॉट लें, एक्नॉलेजमेंट दें। चलें एक दो सवाल और देखते हैं। इस पे कोई मसला रिपोर्ट नहीं किया गया, लेकिन भारत सर ने सवाल इतने नहीं किए तो हम इसको देख लेते हैं। A curve is such that dy by dx is given. Find d square y by dx square. बिल्कुल इंतहाई आसान सवाल है, इसको डिफरेंशिएट करना है, लेकिन ये बात याद रखें, ये भी डिफरेंशिएट होगा, ये भी डिफरेंशिएट होगा, ये भी डिफरेंशिएट होगा। ये वाली जो चीज है ये कॉम्पोजिट फंक्शन है। कॉम्पोजिट फंक्शन है तो एक पूरे फंक्शन के अंदर एक पार्ट कॉम्पोजिट है, बाकी जो है वो लीनियर फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन है। अब मैं जब इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को, तो पहले ये 2 3x प्लस 4 पावर 3/2 डिफरेंशिएट होगा, तो पावर मल्टीप्लाई होगी। कॉम्पोजिट फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, फर्स्ट डील विद पावर, देन डील विद फंक्शन। तो हम पावर को डील करते हैं, पावर को मल्टीप्लाई किया, 3/2, 2 ऑलरेडी मौजूद था। 3x प्लस 4 की जो पावर है वो 3/2 थी, 1 से कम हो गई तो 1/2 बन गई। और फिर जो ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन होती है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन होता है 3x+4, उसकी डिफरेंशिएशन को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जाके ये पूरे एक टर्म की डिफरेंशिएट हुई। ये पहला टर्म डिफरेंशिएट हुआ है खाली। अब -6x है तो -6x की डिफरेंशिएशन -6, और -8 की डिफरेंशिएशन 0। 2 और 2 कट गया, 3 3 9, 9 ब्रैकेट 3x+4 पावर हाफ -6। अब कहता है पार्ट नंबर 2 में, वेरीफाई दैट द कर्व हैज अ स्टेशनरी पॉइंट when x is -1। जब वेरिफिकेशन मांग रहा हो, देखिए दो तरीके होते हैं, dy by dx कर्व का स्टेशनरी पॉइंट मांग रहा है ना, तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे dy by dx को इक्वेट टू 0 कर देते हैं। अब जहाँ बच्चे फंसते हैं ना, वो मैं आपको बताऊं। बच्चे कहते हैं सर वेरीफाई दैट द कर्व इज अ स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट की बात कर रहा है, dy by dx को इक्वेट टू 0 कर देते हैं। जब dy by dx को इक्वेट टू 0 करते हैं तो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन उनके सामने आता है जो उनसे सॉल्व ही नहीं होता, और उनसे x की वैल्यू नहीं आती। वो कहते हैं सर x की वैल्यू -1 लाकर दिखाएं कैसे। तो भाई अल्लाह के बंदो ने कहा बोला है, अच्छा वो सवाल जिसमें दिखाना होता है ना लाके, उसमें लिखता है शो दैट। यहाँ कह रहा है वेरीफाई। वेरीफाई का मतलब है ना, की वर्ड है वेरीफाई। स्टेट मतलब डायरेक्ट आंसर दें। वेरीफाई का मतलब पता है क्या है? वेरीफाई का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट एंड शो। सब्स्टिट्यूट करें एंड सेटिस्फाई द इक्वेशन, ये भी कह सकते हैं। सब्स्टिट्यूट इन द गिवन इक्वेशन, आसान भाषा में। ये कहाँ पहुंच गए, एक मिनट। substitute in the substitute
the given value in the given equation, गिवन वैल्यू को गिवन इक्वेशन में डालना है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, कर्व एज अ स्टेशनरी पॉइंट व्हेन x इज -1, तो x इक्वल्स टू -1 को dy/dx में डाल के दिखा देंगे, dy/dx 0 आ रहा है, x इक्वल्स टू -1 है, उसे आप dy/dx में डालें तो आपकी जो वैल्यू आ रही है वो है 2, -3 + 4 की पावर 3/2, -6 × -1 -8। अभी देखें माइनस ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 2 + 6 8 -8, आंसर आ गया 0। अब देखिए आप क्या करते, dy/dx को इक्वेट टू 0 करते, इक्वेशन कॉम्प्लेक्स बनता, सॉल्व ना होता, या स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते तो सॉल्व हो भी जाता, मुश्किल हो जाती, बहुत लंबा हो जाता, और आप बोलते 2 मार्क के लिए इतना काम करूं। तो अल्लाह के बंदो, उसने कहा बोला है कि आप जो है वो ऐसा करूं, उसने तो वेरीफाई का बोला है, वेरीफाई में आपने डाल के दिखाना है, x - 1 आपने dy/dx में डाला, dy/dx का आंसर आ गया 0, आंसर 0 आ गया, मतलब तो हो गया। वेरीफाई दैट द कर्व इज अ स्टेशनरी पॉइंट। अच्छा, मिनिमम की बात नहीं की थी, स्टेशनरी की बात की थी, बस नेचर डिटरमिनिंग की बात नहीं की, करनी आता, लेकिन आगे फिर कहता है डिटरमिन द नेचर। इसका मतलब यहाँ तक मैंने जब काम किया तो मैं लिखूंगा हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, यहाँ तक मैंने वेरीफाई कर दिया। अब जब मैं नेचर की बात करता हूँ तो नेचर के लिए मुझे फिर x इक्वल्स टू -1 को सेकंड डेरिवेटिव में डालना पड़ेगा, d²y/dx² में डालना पड़ेगा इसे। जब हमने डाला 9 -3 + 4 पावर हाफ -6, 1 पावर हाफ 1 होता है, 9 - 6 हो जाएगा 3, दिस इज ग्रेटर देन 0, हेंस वी कैन से दैट दिस इज अ मिनिमम वैल्यू। नेचर क्या है भाई, मिनिमम है, लिहाजा ये कर्व का जो स्टेशनरी पॉइंट है वो एक मिनिमम पॉइंट है, स्टेशनरी वैल्यू नहीं, स्टेशनरी पॉइंट की बात हो रही, ये एक मिनिमम पॉइंट हो गया। भारत सिर्फ मिनिमम भी लिखते काम हो जाता है, लेकिन पॉइंट है तो पॉइंट, वैल्यू है तो वैल्यू। तो स्टेशनरी पॉइंट वेरीफाई करना था कि x इक्वल टू -1 पे कर्व का स्टेशनरी पॉइंट है, x - 1 को ग्रेडियंट फंक्शन में डाला, 0 शो हो गया, dy/dx को इक्वेट टू 0 करके x इक्वल टू -1 ले आए, या x इक्वल टू -1 को dy/dx में डाल के 0 शो कर दे, दोनों काम सेम है, दोनों काम से मार्क्स मिल सकते हैं, लेकिन अदर वे राउंड अगर देखा जाए तो फिर यहाँ पर मुश्किल हो जाता है, और मुश्किल हो जाता है, आप सॉल्व नहीं कर पाते, आप फंस जाते हैं, और मार्क्स के लिए इतनी वर्किंग भी जस्टिफाइड नहीं है, आगे आप फंसने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। और अगर कोई बहुत अच्छी मैथमेटिक्स स्किल्स रखता है और कर भी लेता है तो उसके बावजूद भी जो है उसके लिए बहुत लंबा हो जाएगा, और 2 मार्क्स बिला वजह, 2 मार्क्स के लिए वो इतनी सारी लंबी वर्किंग जस्टिफाइड नहीं है। इवन डिस्टिंक्शन के लिए भी ये चीज देखी जाती है कि बच्चा बेशक फुल लाया है, लेकिन क्या उसने सारी चीजें उस एफिशिएंट पॉसिबल वे में की है। तो वेरिफिकेशन का मतलब ही यहाँ पर ये है कि सब्स्टिट्यूट करके आप शो करो, सही है। तो अब ध्यान में रखिएगा वेरीफाई का मतलब। पार्ट नंबर 3 बहुत सिंपल है, स्टेशनरी पॉइंट ऑन द कर्व हैज कोऑर्डिनेट्स -1 5। भाई कर्व पे स्टेशनरी पॉइंट हो या कोई और पॉइंट हो, हमें इससे क्या गर्ज है, हमें तो एक पॉइंट ऑन द कर्व गिवन होना चाहिए। हाँ, ये जो पॉइंट है ये एक तीर से दो शिकार करता है, मतलब अगर एक दो सवाल ऐसे हैं इसमें एग्जामिनर ने सेकंड डेरिवेटिव दिया हुआ है, सेकंड डेरिवेटिव एग्जामिनर ने दिया है, इस सवाल की बात नहीं कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, सुने जरा इंपॉर्टेंट बात, रिकॉल ही हो जाएगा कॉन्सेप्ट, पहले भी बता चुका हूँ। सेकंड डेरिवेटिव को जब इंटीग्रेट किया dy/dx आया, dy/dx को इंटीग्रेट किया y आया, तो इसका मतलब एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी का प्लस सी यहाँ आएगा, एक प्लस के यहाँ आएगा, अलग अलग नाम दे देते। तो अब जब प्लस सी निकालना है तो एक अलग पेयर चाहिए होगा, प्लस के निकालना है तो अलग पेयर चाहिए होगा, लेकिन जब एग्जामिनर स्टेशनरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे दे तो प्लस सी निकालने के लिए भी यही पॉइंट यूज होता है, और प्लस के निकालने के लिए भी यही पॉइंट यूज होता है। मतलब एग्जामिनर ने एक ही पॉइंट ऐसा देता है जिससे एक तीर से दो शिकार हो, या यूं कह लें कि एक ही कोऑर्डिनेट के जरिए दो कांस्टेंट्स आते हैं, एक प्लस सी और प्लस के। वो कैसे, -1,5 स्टेशनरी पॉइंट है, इसका मतलब हमें पता चल गया कि जब x -1 है, स्टेशनरी पॉइंट का जो x होता है उस पर dy/dx क्या होता है, 0। x -1 पे dy/dx 0 है, इसका मतलब ये जो पेयर बना इससे c आएगा, dy/dx का जो प्लस c है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आएगा। और जब फिर मैं
एज इट इज पूरा पॉइंट -1,5 यूज करूंगा तो मेरे पास k आएगा। तो इसका मतलब जब स्टेशनरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो तो वो एक तीर से दो शिकार करता है। तो डबल दफा इंटीग्रेट करेंगे तो भी हमारे पास जो दो कॉन्स्टेंट्स आएंगे दोनों आ सकते हैं। ये हमें फायदा होता है अगर हमें स्टेशनरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हों तो। लेकिन जो नॉर्मल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं उससे एक ही ऑब्जेक्टिव अचीव होता है, और वो क्या, जब dy बाई dx को इंटीग्रेट करके y बनाते हैं तो जो प्लस c आता है या जो कांस्टेंट आता है इंटीग्रेशन का वो आ सकता है बस। लेकिन बहरहाल यहाँ पर इस पॉइंट का स्टेशनरी पॉइंट होना हमारे लिए कोई एक्स्ट्रा फायदेमंद नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारे पास ऑलरेडी dy बाई dx मौजूद है। तो अगर हमें y निकालना है, वी हैव टू इंटीग्रेट द गिवन फंक्शन टू 3x plus 4 power 3 upon 2 minus 6x minus 8 with respect to x। और इंटीग्रेट करने के लिए फिर अलग बात, तीनों टर्म्स को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। एक कॉम्पोजिट फंक्शन है, बाकी सिंपल है। तो अगर कॉम्पोजिट फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे हो जाएगा 2 3x plus 4 पावर 3 अपॉन 2 थी, 1 से ऐड होके 5 अपॉन 2 बन गई। जो नई पावर आई है वो डिवाइड हुई। 3x plus 4 की डिफरेंशिएशन, जो कि बेसिकली x का कोएफिशिएंट होता है, लीनियर फंक्शन ही होता है इंटीग्रेशन के केस में, 3 वो भी डिवाइड हुआ। -6x है, -6x स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, -8 है, -8x हो गया, प्लस c एंड में लगेगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, y इक्वल्स टू 4 अपॉन 15, 3x प्लस 4 पावर 5 अपॉन 2 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस c। इसमें जब आप -1,5 सब्स्टिट्यूट करेंगे, y की जगह 5 और x की जगह -1, तो आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी -4 अपॉन 50। c की वैल्यू लाने के बाद फाइनल इक्वेशन ऑफ द कर्व जरूर दिया करें। बच्चे c की वैल्यू लाने के बाद फाइनल इक्वेशन ऑफ द कर्व नहीं देते, ऐसा ना करें। उसने इक्वेशन ऑफ द कर्व मांगा है, आपने पूरी इक्वेशन ऑफ द कर्व देनी है। जब c की वैल्यू आपने दे दी तो फिर अल्टीमेटली आपने ये पूरा आंसर जो यहाँ पर दिया हुआ है वो आपने देना है। अब देखें, इसमें इसने शुरू के 3 टर्म्स भी दिए हुए हैं और चौथा टर्म विद सी भी दिया हुआ है। तो इक्वेशन ऑफ द कर्व के लिए आपने पूरा देना होता है। सही है, तो सी निकाला, सब्स्टिट्यूशन भी दिखानी है, डायरेक्ट नहीं कैलकुलेटर से कर लिया, सब्स्टिट्यूशन भी दिखाएं। y की जगह 5 रखें, x की जगह -1 रखें, या सिर्फ -3 प्लस 4 भी कह दें तो भी काफी है। सब्स्टिट्यूशन बहरहाल दिखाएं और सी की वैल्यू लाके दिखाएं, ताकि उसको पता चले आपने सब्स्टिट्यूट करके निकाला है। सही है जी, क्वेश्चन नंबर 37 मुकम्मल हो गया। स्क्रीनशॉट लें, एक्नॉलेज करें, सबको समझ आ गया। स्क्रीनशॉट लें, वी आर मूविंग फॉरवर्ड। ये एक और सवाल कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। The diagram shows the curve with equation y equals to x minus 2 whole square. The minimum point on the curve has coordinates a, 0. Minimum point की बात कर रहा है. And the x coordinate of the maximum point is b, where a and b are constants. State the value of a. अब देखें, पहले पार्ट में 1 मार्क का पार्ट है। अब बच्चा कहता है सर
मिनिमम पॉइंट है एक्स ए पे जो कोऑर्डिनेट है वो मिनिमम है, ए पॉइंट ए कॉमा 0 ये मिनिमम पॉइंट है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करूंगा। लेकिन पार्ट नंबर 1 में dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करने की जरूरत नहीं है, तभी उसने 1 मार्क का सवाल दिया है और वो कहता है स्टेट द वैल्यू ऑफ ए। ऐसा क्यों? क्योंकि ना सिर्फ ये ए मिनिमम पॉइंट है, ना सिर्फ ये पॉइंट मिनिमम पॉइंट है, ये एक ऐसा पॉइंट है विच लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। इसका मतलब इस केस में मिनिमम पॉइंट जो है वो लाइज ऑन एक्स एक्सिस है, और जब कोई एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा हो उसका वाई 0 होता है। तो आपसे आसान भाषा में ये कह रहा है कि भाई पार्ट नंबर 1 में y इक्वल टू 0 रख के x निकाल के बता दो। कर्व है x माइनस 2 होल स्क्वायर, दो पॉसिबिलिटीज, इधर x इक्वल टू 0 और x माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 भी आ गया और x इक्वल टू 2 आ गया। स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट लगेगा, स्क्वायर रूट लगेगा तो भी ये x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा और फिर x इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये x इक्वल टू 0 किसका है? ऐसा क्यों x इक्वल टू 0 भी आ रहा है? क्योंकि ये कर्व x एक्सिस को सिर्फ इस पॉइंट पे नहीं बल्कि इस पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जितने पॉइंट से भी इंटरसेक्ट कर रहा है सबकी वैल्यूज आएंगी। तो x इक्वल टू 0 दरअसल किसका x कोऑर्डिनेट है? पॉइंट O का, और ये x इक्वल टू 2 जो है ये मिनिमम पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट जो है उसका x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट ऑफ मिनिमम पॉइंट, x कोऑर्डिनेट ऑफ मिनिमम पॉइंट। तो अब x कोऑर्डिनेट ऑफ मिनिमम पॉइंट है, आपको ये शो करना था, a इक्वल टू 2 आ गया, x इक्वल टू 2 पे छोड़े मत, उसने कहा स्टेट द वैल्यू ऑफ a, आप कहेंगे a इक्वल टू 2, मेंटली भी कर सकते थे इसलिए मार्क्स एक ही था, लेकिन वर्किंग तो जाहिर सी बात है दिखाना जरूरी। फाइंड द वैल्यू ऑफ b, b निकालना है। अब b आपको पता है मैक्सिमम पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है, लिखा हुआ है यहाँ पर। अब आपको dy बाई dx को इक्वेट टू 0 करना है। अब सवाल ये पैदा होता है सर ये जो फंक्शन है इसे डिफरेंशिएट कैसे किया जाए? तो बेटा पहले आपको y को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले आप y को करेंगे सिंप्लीफाई, एक्सपैंड करेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x। अब आप करेंगे डिफरेंशिएट, dy बाई डी एक्स 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, और इसे इक्वेट कर देंगे 0 से। 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 को कर देंगे इक्वेट टू 0। अच्छा, अब जब ये काम करेंगे तो यहां से भी आपके पास जो है वो x की दो वैल्यूज आएंगी, एक वही आएगी जो पार्ट नंबर 1 में आई थी, मिनिमम पॉइंट का x कोऑर्डिनेट भी आएगा और मैक्सिमम का भी आएगा। लेकिन बहरहाल ये dy बाई dx की वर्किंग पार्ट नंबर 2 में रिक्वायर्ड थी, पार्ट नंबर 1 में रिक्वायर्ड नहीं थी, क्योंकि ये जो कीवर्ड था दैट वाज स्टेट। तो हमें ये देखना है कि हमें किस वक्त क्या निकालना है। फिर हमें या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है या मिडिल टर्म ब्रेकिंग दिखानी है। 4 3 12, 6 2 8, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। 3x कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा x माइनस 2, माइनस 2 कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। देखें दो वैल्यूज आ रही हैं, x इक्वल्स टू 2 अपॉन 3 और x इक्वल्स टू 2। अब x इक्वल्स टू 2 आपको पता है, ऊपर से भी आपका शो हो गया था, ये किसका x कोऑर्डिनेट है? ये मिनिमम पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई, a इक्वल्स टू 2। कोई अगर पार्ट नंबर 1 में भी ये कर लेता है तो उसको मसला कोई नहीं है, लेकिन ये वर्किंग पार्ट 2 में एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा था। पार्ट नंबर 1 में आपने इतनी मेहनत की बिला वजह, और x इक्वल टू 2 अपॉन 3 जो है वो हमारी b की वैल्यू हमें पता चली, यहाँ से b का आंसर है 2 अपॉन 3। b का आंसर है 2 अपॉन 3, ये हमारे पार्ट 2 का आंसर हो गया। पार्ट नंबर 3 में कहता है एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालें। एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए 0 से लेकर a तक, a की वैल्यू 2 है, 0 से 2 तक आप इंटीग्रेट करेंगे कर्व को। तो पार्ट नंबर 3 के लिए जब आपको एरिया निकालना है तो एरिया निकालने के लिए y को यानी कि कर्व को इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट y विद रिस्पेक्ट टू x, और लिमिट्स होंगी 0 से लेकर 2 तक।
लेकिन y जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप हासिल कर चुके हैं, तो याद रखें डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं हो सकता, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपने y जो लिया हुआ है उसे आप इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to 2 x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर आप इंटीग्रेट करें, ये हो जाएगा x पावर 4 अपॉन 4 माइनस 4x क्यूब अपॉन 3 प्लस 4x स्क्वायर अपॉन 2। क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है, इसका मतलब इसमें लिमिट्स है, लिमिट्स होती हैं तो प्लस ही नहीं लेते। फिर जो है यहाँ पर हम एरिया निकालने के लिए 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 है, अपर लिमिट डालेंगे 2 पावर 4 अपॉन 4 4 अपॉन 3 इंटू एक्स क्यूब। सब्स्टिट्यूशन दिखाया करें, मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया कि आप जुगाड़ ना किया करें, माइनस 0 प्लस 0 अल्टीमेट 0 आ रहा है, बताना है आपने, कैलकुलेट कर लें आप। यहाँ से आपका एरिया क्या आ रहा है 16 डिवाइड बाय 4 माइनस 4 डिवाइड बाय 3 इंटू 8 प्लस 4 2 ज़ा 8। आंसर आ गया 4 अपॉन 3। एरिया का आंसर आ गया 4 अपॉन 3। ये आपको 4 मार्क्स मिल गए। बस याद रखें डिफरेंशिएट करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए, दोनों के लिए डायरेक्टली इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट नहीं हो सकता था, पहले उसे खोलना था ब्रैकेट को, उसके बाद हो सकता था। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 डन। पार्ट नंबर 4, द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व हैज अ मिनिमम वैल्यू m। अब देखें क्या कह रहा है, फिर जरा गौर से पढ़ें, ग्रेडियंट ऑफ द कर्व हैज अ मिनिमम वैल्यू m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। शो नहीं करना, कह रहा है शो दैट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व हैज अ मिनिमम वैल्यू व्हेन x इज दिस। तो फिर x लाके भी दिखाना होता, नेचर भी डिटरमिन करना होता। यहाँ एग्जामिनर एक बात बता रहा है, क्या कह रहा है, ग्रेडियंट ऑफ द कर्व हैज अ मिनिमम वैल्यू m, ग्रेडियंट की मिनिमम वैल्यू m है। जिस चीज की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होती है उसे डिफरेंशिएट करके इक्वेट टू 0 कर दो। एक्सप्लेनेशन में बताया ग्रेडियंट की मिनिमम वैल्यू की बात हो रही है, dy बाय dx की मिनिमम वैल्यू की बात हो रही है, लिहाजा dy बाय dx को डिफरेंशिएट किया और इक्वेट टू 0 कर दिया। अच्छा, जब dy बाय dx को डिफरेंशिएट करके इक्वेट टू 0 करेंगे तो dy बाय dx हमारे पास यहाँ मौजूद था, इसे डिफरेंशिएट करें 6x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 8 अपॉन 6 या कहने 4 अपॉन 3। ग्रेडियंट की मिनिमम वैल्यू की बात हो रही है, लेकिन नेचर डिटरमिनिंग का कहीं भी जिक्र नहीं है, लिहाजा dy बाय dx को एक दफा डिफरेंशिएट किया, इक्वेट टू 0 किया, x की वैल्यू आ गई। मजीद डिफरेंशिएट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि नेचर डिटरमिन नहीं करना, उसने बताया है, बोलेगा ना कि बस शो करो, शो करने का कहेगा तो फिर तो हम नेचर डिटरमिन करके बताएंगे। लेकिन यहाँ वो हमें एक जुमला बता रहा है, ग्रेडियंट ऑफ द कर्व हैज अ मिनिमम वैल्यू m, ग्रेडियंट की मिनिमम वैल्यू m है, मतलब वो बता रहा है कि मिनिमम वैल्यू है, तो आपको नेचर डिटरमिन नहीं करना। लेकिन क्या कह रहा है, मिनिमम वैल्यू की, मिनिमम वैल्यू m है तो m की वैल्यू बताओ, मतलब मिनिमम वैल्यू है क्या ये बताओ। तो ये भी आपको बताया कि ग्रेडियंट की मिनिमम वैल्यू चाहिए या मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 किया, जो x आया उसे वापस dy बाय dx में डाला। तो dy बाय dx में आपने 3x स्क्वायर था, x की जगह 4 अपॉन 3 डाला, 3 4 अपॉन 3 होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू 4 अपॉन 3 प्लस 4। ये हमारा पास ग्रेडियंट फंक्शन है। इस ग्रेडियंट फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया, इक्वेट टू 0 किया तो x आया। x को हम जब dy बाय dx में डाल रहे हैं तो dy बाय dx जिसे m कहा जा रहा है उसकी वैल्यू क्या आएगी, चेक करें 3। आंसर आ गया नेगेटिव 4 अपॉन 3, नेगेटिव 4 अपॉन 3। और dy बाय dx की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो माइनस 4 अपॉन 3, जैसे वो m कह रहा है तो आप लिखेंगे बाकायदा m इक्वल्स टू नेगेटिव 4 अपॉन 3।
वरना वो 1 मार्क आपका लूज कर सकता है कि आपने m की वैल्यू तो दी नहीं है। ये आपका आंसर हो गया। ये पार्ट नंबर 4 तो यहां से लेकर यहां तक हमने किया। सही है भाई। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, ऑल पार्ट्स डन। क्वेश्चन एक्सप्लेन्ड फुली। पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लें, एक्नॉलेज करें कि हर बात या हर बताई हुई बात प्रॉपर तरीके से आपको समझ आ गई है, कॉन्सेप्ट यहां तक बिल्कुल क्लियर है। ये बात मैंने पहले बताई है, मैं फिर बता देता हूँ। If the question does not say about exact answer, then will we give answer in terms of pi or decimal? जो वॉल्यूम वगैरह हम निकालते हैं उसमें पाई की टर्म्स में देंगे या फिर एग्जैक्ट देंगे, मतलब एग्जैक्ट देंगे पाई की टर्म्स में या डेसिमल में देंगे। तो ये बात मैं पहले बता चुका हूँ। एग्जामिनर यहाँ पर खुद इनकंसिस्टेंट है, एग्जैक्ट का लफ्ज देता है तो एग्जैक्ट ही देना है। इस बात को मैं मजीद वजाहत कर देता हूँ। जब एग्जामिनर ने बोला है एग्जैक्ट दो, तो फिर तो आपने डेफिनेटली एग्जैक्ट ही देना है, मतलब इन टर्म्स ऑफ पाई अगर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। सही है। और ये हर किसी के लिए, इन टर्म्स ऑफ पाई या इन टर्म्स ऑफ रूट, जैसे सर्कुलर मेजर के अंदर होता है। एग्जाम्पल है ये खाली इन टर्म्स ऑफ पाई वॉल्यूम के लिए, इंटीग्रेशन में खड़े इसलिए वॉल्यूम की एग्जैक्ट वैल्यू की बात हो रही है। वैसे जनरली सर्कुलर मेजर में एग्जैक्ट चाहिए या किसी भी टॉपिक में एग्जैक्ट आंसर चाहिए, मतलब इन टर्म्स ऑफ रूट 2√3+4 ये भी एग्जैक्ट है। जब एग्जैक्ट बोला है तो एग्जैक्ट देना है, इन टर्म्स ऑफ पाई देना है या इन टर्म्स ऑफ सर्ट्स देना है। सर्ट्स का मतलब है रूट 2, रूट 3 एंड सो ऑन। लेकिन जब उसने मुझे एग्जैक्ट का लफ्ज नहीं लिखा हुआ, एग्जैक्ट नॉट रिटन, द वर्ड एग्जैक्ट इज नॉट रिटन, एग्जैक्ट का लफ्ज नहीं लिखा हुआ, तो फिर आप ये उसूल बनाएं कि आप एग्जैक्ट पहले लिखें, पहले एग्जैक्ट आंसर लिखें और फिर उस एग्जैक्ट आंसर को डेसिमल में जरूर कन्वर्ट करें। कन्वर्ट टू डेसिमल, और डेसिमल में आपका आंसर का उसूल होता है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिर्फ एंगल इन डिग्री जो है, एंगल इन डिग्री वो 1 डेसिमल प्लेस में देते हैं, बाकी सारे आंसर्स 3SF में देते हैं। तो ये हमारी वर्कशॉप में ए लेवल्स की बात हुई थी, उसमें उसने कहा था कि भाई अगर हमने एग्जैक्ट का लफ्ज नहीं लिखा तो बच्चे को आप बताएं कि उसे डेसिमल में देना है, क्योंकि उस केस में हम उससे वैल्यू मांग रहे हैं और एग्जैक्ट चीज देखकर वैल्यू का अंदाजा नहीं होता। अब 8π/3 है, वैल्यू कितनी है नहीं पता, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो पता चलेगी वैल्यू क्या है। तो जब एग्जामिनर कह रहा है एग्जैक्ट का लफ्ज में ना लिखूं, तो मैं आपसे कहूं कि आप वैल्यू निकालो इस चीज की, तो आप वैल्यू निकाले डेसिमल में। तो हमने कहा यार आप तो मार्क्स दे देते हो एग्जैक्ट पे भी, वो हमारी मर्जी है भाई, हम दे दे। बाकी सबको कह सकते हैं भाई मर्दी दर्दी के पास चला हो, लेकिन एग्जामिनर को नहीं कह सकते। सीआई का पेपर देना उसकी हिसाब से चल रहा है। तो अब इनकंसिस्टेंसी ये है कि आप काफी सवालों में यही देखेंगे कि भाई एग्जैक्ट देने पे भी उसने मार्क दिए हैं, लेकिन डेसिमल भी उसने मार्किंग स्कीम में लिखा होता है। अब पेनलाइजेशन कहाँ है कहाँ नहीं है, ये बात खुद एग्जामिनर को नहीं पता, तो हम कैसे बता सकते हैं। तो हम आपको ऐसी बात बताएंगे जो आपके हमेशा काम आए, जिसमें गलती के कोई चांसेस ना हो। और वो बात यह है कि जब एग्जैक्ट बोला है तो डेसिमल नहीं देना, डेसिमल दोगे तो मार्क कट जाएंगे। जब एग्जैक्ट बोला एग्जैक्ट छोड़ दो, इन टर्म्स ऑफ पाई, इन टर्म्स ऑफ सर्ट्स। लेकिन जब एग्जैक्ट का लफ्ज ना लिखा हो तो पहले एग्जैक्ट आंसर दो, उसको बताओ देख एग्जैक्ट भी दे रहा हूं, तुम्हारी मार्किंग स्कीम जो कह रही है उसमें ये एग्जैक्ट भी है, मैं दे रहा हूं एग्जैक्ट, लेकिन क्योंकि तुमने एग्जैक्ट का लफ्ज नहीं लिखा, लिहाजा मैं अपने एग्जैक्ट वैल्यू को डेसिमल में राउंड ऑफ करके भी दे रहा हूं।
और तुम्हारी अतात गुजारी कर रहा हूं कि तुमने 3SF में कहा है नॉन एग्जैक्ट आंसर को देना चाहिए, मैं दे रहा हूं। तो एग्जैक्ट का लफ्ज ना लिखा हो तो एग्जैक्ट भी दे और उसे डेसिमल में कन्वर्ट करके 3SF में भी दे और उसको फाइनल चीज को आंसर कर दें। ये जो कन्वर्ट टू डेसिमल करने के बाद जो 3SF है इसको आप ब्लॉक में करके इसको आंसर के तौर पे पेश कर दें, तो इंशाल्लाह आपको पूरे मार्क मिल जाएंगे, क्योंकि एग्जैक्ट भी आपने दिया है और अल्टीमेटली आपने उसको 3SF में डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करके भी दिया है। हाँ भाई, क्या आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया है? हाँ बेटा, जैसे सवाल पूछा था उसको क्लियर है, डिटेल में बता दिया, सही है, ताकि किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे। अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन नंबर 38 तक हमने 3 सवाल कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? अल्लाह के फजल से हमने अपने टारगेट को मीट कर लिया है, जो सवाल हमने करने थे वो हमने कर लिए हैं। क्लास को यहीं पे इंशाल्लाह ख़त्म करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।